तो स्वागत है आपका रैंकर्स राइस एसएससी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एसएससी जीडी के जो अभी आए हुए इसी साल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका आज हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये जो संताल विद्रोह है, जिसे संताल हुल के भी नाम से जाना जाता है, 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के खिलाफ भारत सशक्त आदिवासी आंदोलन में से एक था, है ना। द संथाल रेबुलियन, आल्सो नाउ एज द संथाल होल, स्टार्ट ऑन 30 जून 1855। इसका नेतृत्व की बात करें तो इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों सिंधु, कान्हा, चांद और भैरव ने किया था, है ना। और इसका क्षेत्र की बात कर ले तो यह मुख्य रूप से दामिनी कुहो संताल परगना वर्तमान झारखंड क्षेत्र में हुआ था। इसका परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया ताकि आदिवासी की जमीन की रक्षा की जा सके। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। जैसे दामिनी कुहो का संबंध किस विद्रोह से है। दामिनी कुहो का संबंध संथाल विद्रोह से है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। 30 जून झारखंड को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जून को झारखंड में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हूल दिवस के रूप में 30 जून को झारखंड में मनाया जाता है। और अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह दबाने के लिए मेजर को भेजा था। किस मेजर को भेजा था? जो हार गया था। मेजर बेरो को भेजा था जो कि पराजित हो गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के दुग्ध उत्पादन का जनक माना जाता है। ये याद रखना कि श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना दिया। इस प्रकार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कि हम ध्यान देते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना। अब हम उसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? हाँ, 1965 में आणंद, गुजरात में हुई थी राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड की स्थापना। हाँ, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? 1963 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाँ, उसके बाद हम प्रमुख क्रांतियाँ एवं उनके जनक के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख क्रांतियाँ एवं उनके जनक, है। हरित क्रांति भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। संबंध खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र गेहूं चावल से होता है हरित क्रांति का। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्ण और प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। संबंध मत्स्य मछली उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति की बात कर ले तो सुनहरी क्रांति जो है निरपक्ष तो तेज। संबंध इसका होता है फल, शहद और बागवानी उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति की बात कर ले तो गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल ने इसका खोज की थी। और झींगा मछली और प्याज उत्पादन से होता है गुलाबी क्रांति का संबंध। और लाल क्रांति का होता है विशाल तिवारी ने इसकी बुक करी थी, और इसका संबंध आता है मांस, टमाटर उत्पादन से।
मांस टमाटर उत्पादन से। पीली क्रांति की बात कर ले तो पीली क्रांति सैम पित्रोदा जनजाति संबंध तिलहन उत्पादन से, और रजत क्रांति इंदिरा गांधी संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से। सदाबहार क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन संबंध कृषि का समग्र विकास। भूरी क्रांति कोको चमड़ा उत्पादन, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंध रखती है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला था। तो भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1976 के बीच वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर ले तो जिस प्रकार इसका नेतृत्व किसने करा था। भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान शांता रंगास्वामी थी। भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान शांता रंगास्वामी थी। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने पहली बार कब भाग लिया था। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप पे भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, है ना। तो इसका भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार 1978 के महिला विश्व कप में भाग लिया, है ना। विशेष बात यह है कि इस टूर्नामेंट की मेज़बानी भारत नहीं की थी, है ना। इस टूर्नामेंट की मेज़बानी भारत नहीं की थी। इसका राइट आंसर होगा 1978, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना। और हम इसी के बाद इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसका डेब्यू मैच भारत ने पहला आधिकारिक वनडे ODI मैच 1 जनवरी 1978 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और इसका नेतृत्व किसने करा था। 1978 इस पहले विश्व कप अभियान में भारतीय टीम की कप्तानी डायना एल्डुजी ने की थी। 1978 में भारत में महिला विश्व कप की कप्तान थी, है ना। इसके प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर भारत में विशाल मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। तो हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो हम कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका विस्तार है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करती है जलोढ़ मृदा, है ना। इसका प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार में बांटा गया है, एक बांगर पुरानी जलोढ़ और एक खादर नई जलोढ़, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें तो भारत ने अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत की स्थायी उपस्थिति स्थापित करना, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान करना, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करना, है ना। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो भारत की स्थायी उपस्थितियों स्थापित करना और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान करना और दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन को सक्षम बनाना, है ना। यह 2035 तक पूरी तरह से चालू होने का लक्ष्य रखता है और 400 से 450 ऊंचाई पर कक्षा में रहकर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रहने व काम करने के लिए जगह प्रदान करता है। हाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग का। तो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, इसीलिए
पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जो आए थे। मेरे जैसा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर में कोई नहीं बता सकता कि बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन और एक्यूरेट आंसर जो पेपर में आए थे तुरंत के तुरंत, है ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष में दोबारा हूबहू रिपीट होगा? तो दोस्तों बात करें तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसे जानने के लिए हम वर्ष 2 अंकों को 4 अंतिम के 2 अंकों को वर्ष के अंतिम के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं और शेष पर रिमाइंडर के आधार पर वर्ष को जोड़ते हैं। जैसे इसका नियम होता है, जैसे शेष पर 1 आए तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, यदि शेष पर 2 या फिर 3 आए तो 11 वर्ष जोड़ेंगे, यदि शेष पर 0 आए तो लीप वर्ष, तो वर्ष में 28 वर्ष जोड़ेंगे, है ना। इसी प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो हमने 2025 जैसे 1 आ रहा है तो हम इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे। जैसे हम 2025 में 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2031 में हमारा बिल्कुल हूबहू कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी का। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी क्या है? निम्नलिखित में ईश्वर की शुद्ध वर्तनी बताया गया है, तो जो कि 3rd नंबर सी में बिल्कुल एक्यूरेट है। 3rd नंबर सी में एक्यूरेट है ईश्वर की शुद्ध वर्तनी। इसी प्रकार से शुद्ध वर्तनी कवित्री की बताना है, तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। फिर और हस्ताक्षर की शुद्ध वर्तनी बताना है, तो हस्ताक्षर की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ है। फिर पब्लिक सिक्योरिटी, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है जो कि अभी न्यू पैटर्न के आधार पर पूछा जा रहा है। पब्लिक सिक्योरिटी का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? पब्लिक सिक्योरिटी का सही हिंदी अर्थ होगा सार्वजनिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है? मांड, जो कि मांड राजस्थान के एक अत्यंत प्रसिद्ध और समृद्ध लोक गायन शैली है ना। और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा राजस्थान। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर ले तो इसकी उत्पत्ति राजस्थान के जैसलमेर और मारवाड़ क्षेत्र में हुई थी, है ना। प्रसिद्ध गीत इसका है विश्व प्रसिद्ध राजस्थानी गीत पधारो म्हारो देश, मांड और मांड शैली में ही गाया जाता है। उसके बाद हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो इसके प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जलाई बाई इस शैली की सबसे प्रसिद्ध गायिका रही है। उन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों कि अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के तहत उद्योगों को कितने वर्गों अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अनुसूची आ के बारे में बात करें तो इसमें 17 उद्योग शामिल है जो पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व में थे, जैसे शस्त्र, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, है ना। फिर अनुसूची बी की बात करें तो इसमें 12 उद्योग शामिल थे जिनका स्वामित्व धीरे धीरे सरकारी होगा, लेकिन निजी क्षेत्र पूरक भूमिका निभा सकता था, जैसे उर्वरक और खनन। और 3rd पॉइंट की बात करें अनुसूची सी की तो इसमें शेष सभी उद्योग शामिल थे जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन वे राज्य के लाइसेंस नियंत्रण के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसी भी विवाद की जांच और निर्णय के द्वारा किया जाता है। किसके जांच और निर्णय के द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय बी, इसका राइट आंसर होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है
है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो मांजुली द्वीप भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। हाँ, तो इसमें ब्रह्मपुत्र, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद हम विनिर्माण क्षेत्र की बात करें। विनिर्माण क्षेत्र तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? दोस्तों, भारत में कृषि अभी सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर बोले तो रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, लेकिन कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। तो उसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बैंक संकुचन मौद्रिक नीति मुख्य रूप से क्यों अपनाता है? केंद्रीय बैंक संकुचन मौद्रिक नीति मुख्य रूप से क्यों अपनाता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जाती है तो केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई संकुचन मौद्रिक नीति अपनाता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बहुत बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति में कमी, बैंक ब्याज दर जैसे रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे ऋण महंगे हो जाते हैं, है ना। तो इसका ये होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका प्रभाव जो है इसका प्रभाव जो है, भारत में नकदी कम हो जाता है, जिससे लोग कम खर्च करते हैं और वस्तु की मांग घटती है। परिणाम स्वरूप कीमत नीचे आती है। कर और सरकार, यदि सरकार कर बढ़ाती है तो खर्च घटाती है, तो उसे संकुचन राजकोषीय नीति कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के किनारे बना है ना। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में हुगली नदी के पश्चिम तट पर की गई थी। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी। हाँ, इसके कुछ संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के रूप में प्रसिद्ध विलियम केरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम बार्ड ने की थी, है ना। और इसके यदि हम नेक्स्ट और विशेषता की बात करें तो विशेषता ये भारत में सबसे आधुनिक डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान है। 1827 में इसे डेनमार्क के राजा द्वारा एक चार्टर प्रदान किया गया था, जिससे यह एशिया का पहला विश्वविद्यालय बना जो डिग्री दे सके, हाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता अतिथि ने भारत डेनमार्क हरित रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा की योजना बनाई थी, है ना। इसमें डेनमार्क के आधिकारिक यात्रा की योजना बनाई थी। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2025 में वर्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्स ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 2025 में उच्च स्तरीय यात्रा और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था मुख्य ध्यान अक्षय ऊर्जा, अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन पर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10.2 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY लाभार्थी सहित वर्तमान में भारत में कुल LPG घरों की संख्या लगभग कितनी पहुंच गई है ना। तो इसकी बात करें तो हम भारत सरकार की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में LPG उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 32.5 करोड़ के पार पहुंच गई है ना। तो इसका उज्ज्वला योजना का योगदान इसमें से 10.27 अधिक कनेक्शन अकेले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को दिए गए हैं।
और इसका कवरेज होता है, भारत में एलपीजी कवरेज लगभग 99.9% से 100% के करीब पहुंच गया है, जो 2014 में केवल 55% था। उद्देश्य स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। इसका राइट आंसर होगा 32.5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 32.5 करोड़, है ना। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो बारात शब्द है, तो बारात ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। इसका हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अंग्रेजी शब्द नेग्लेक्ट का सबसे उपयुक्त हिंदी शब्द क्या है। नेग्लेक्ट का उपयुक्त हिंदी शब्द ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपेक्षा करना या लापरवाही होता है नेग्लेक्ट का शुद्ध वर्तनी शब्द। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है ना। तो हम बात करें तो सत्र बुलाने और सत्र को निशान करने की सत्रावसान करने की शक्ति ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के पास है, और यदि संसद की बात करें तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास रहती है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राज्यपाल यह कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नोट, विधानमंडल के सत्र को स्थगित, सदन की बैठक को कुछ समय के लिए रोकना करने की शक्ति स्पीकर के पास होती है, लेकिन सत्र समाप्त करना राज्यपाल के पास होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अप्रैल 2025 में U20 500 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मिनट बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बन गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा नितिन गुप्ता U20 5000 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मिनट में बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट बन गए हैं। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विजय शंकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या बयान के लिए थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक पत्र क्या कहलाता है। समन या नोटिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं नए टाइप के, ये नोटिस, समन, इसी प्रकार के क्वेश्चन पत्राचार पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी पत्राचार का क्वेश्चन एक बार रिपीट करके जरूर जाइएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो संख्याओं का मैथ से आ जाता है, ये क्वेश्चन मैथ से आता है ना। दो संख्याओं का एलसीएम 360 और उनका एचसीएफ 1560 है, तो उसका गुणनफल क्या होगा। इसमें एक फॉर्मूला लगता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर A/B, है ना। मतलब कि जैसे हम 360 और 15 का हम गुणा करेंगे तो वो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे सामने निकल के रह जाएगा, है ना। यदि हम गुणा करते हैं तो टोटल 5400 रुपये आता है, 5400 रुपये आता है इसका एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नेक्स्ट, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और क्वेश्चन लेने में, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम में पूछे गए सिर्फ वही क्वेश्चन है। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।